अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना जो रुख है वो किया है चीन की तरफ। इतने दिनों से चुप थे, चीन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी थी नहीं, चीन से बचना चाह रहे थे, चीन के ऊपर बयान देने से रुक रहे थे। ये सवाल भारत भी कर रहा था और भारत के साथ साथ में अमेरिका के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी ये सवाल बड़ी मजबूती से उठ रहा था कि भाई सिर्फ इंडिया क्यों? यदि आपको रशिया को टारगेट करना है तो सिर्फ इंडिया के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भारत को आप दबाव में लेना चाह रहे हैं, लेकिन चाइना के लिए आप कुछ बोल नहीं रहे। तो बहुत सी बातें थी, लेकिन अब ये वोकल हो चुके हैं और बयान दिया है कि साहब 200% का टैरिफ सीधा लगाया जाएगा। और एक धमकी बड़ी ये दे दी है कि मैं चीन को, जो अगर मैंने एक्शन ले लिया तो चीन की बर्बादी तय है। सारी बात करेंगे, क्या हुआ है, कौन से टॉपिक्स हैं और आखिर में इतना विचलित क्यों है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, क्या रीजन है, सारी बात करते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी करें सब्सक्राइब और जुड़ जाएं इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली के साथ में, क्योंकि आज जो आप हमारे साथ में बढ़ेंगे तो हम 99K की सीरीज में हैं, बहुत जल्दी हम 100K हो जाएंगे और उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं आपको प्रेषित करता हूं। चलिए फिर विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, अमेरिका और जो चीन का रिश्ता है ना, वो एक काफी खिंचाव भरा रहा है, क्योंकि इस जियोपॉलिटिक्स में जब से यूएसएसआर का पतन हुआ, अमेरिका को ये लगने लगा था कि भाई अब दुनिया के अंदर हम जहां हैं बस वहीं से धरती शुरू होती है, क्योंकि इनको एक यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुव विश्व व्यवस्था की आदत लग चुकी थी। पर साथियों, समस्या यह है कि जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, विकासशील देशों ने करवट बदली और विकासशील देश अब आगे आना शुरू हुए, तो उनके अंदर एक प्रमुखता से देश उभर करके आता है चीन, और चीन की टक्कर आर्थिक रूप से सीधी अमेरिका के साथ में होने लगती है। अमेरिका की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी गवर्नेंस सिस्टम है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है चाइना से, और चाइना और उसके बीच के मंतव्य या मत विचार मिलते नहीं। उसकी वजह से दोनों के अंदर डिफरेंसेस काफी गहरे यहां हो चुके हैं। पर सर अब यहां क्या हुआ है कि इस विश्व व्यवस्था में बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका चाहता है कि वो उसी एक ध्रुव विश्व व्यवस्था पे बरकरार रहे जिसको वो कभी लीड किया करता था, लेकिन चाइना भी जो है वो बराबर की टक्कर इनको दे रहा है। अब मेरे साथियों, चाइना और अगर अमेरिका में आप कंपेयर करेंगे तो आज के टाइम में किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो चाइना अपने इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर या तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो चाइना एक कदम कहीं ना कहीं अग्रसर या आगे ही मिलेगा अमेरिका से। तो सर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब टैरिफ वॉर का दौर शुरू हुआ तो टैरिफ वॉर के दौर में चाइना एक ऐसा मजबूत देश निकल के आया जिसने रिटेलिएट सबसे मजबूती से किया और अमेरिका को बैकफुट पे जाने पे मजबूर कर दिया। प्रमाण इसका यह है कि जब ये टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों, तो यहां पे चीन पर 145% तक के टैरिफ लगा दिए गए। जवाब में अमेरिका पर चीन ने 125% का जवाबी टैरिफ लगा दिया। बाद में कमी आई, अभी चीन के ऊपर 30% अमेरिका टैरिफ लगाता है और अमेरिका के ऊपर चाइना 10% टैरिफ लगा के चल रहा है। प्रेजेंट की कंडीशन ये है। अब मेरे दोस्तों, यहां पे बात क्या हो रही थी, इसका कारण चाइना की अर्थव्यवस्था, चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत उसने दुनिया भर के देशों के साथ में अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित कर लिए। अब सर वहां की उस सिचुएशन से अमेरिका बहुत हद तक एक तरह से टेंशन में भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी दुनिया के ऊपर, ग्लोब के ऊपर खुद का एक छत्र राज स्थापित करना चाहता है, ये चीज आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि उसके जो डिफरेंट डिफरेंट जोन उसने दुनिया में बनाए, तो इंडो पैसिफिक में चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो एक बड़ा मजबूत देश था हिंदुस्तान, वो उसके हाथ से एकदम फिसल सा गया है। आप इस बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे। तो अब उसकी स्थितियां इंडो पैसिफिक में भी मजबूत नहीं है। इसीलिए आपको पता होगा, हमने एक वीडियो भी कवर किया था कि अब अमेरिका जो है वो दक्षिणी कोरिया को बैक करने का प्रयास कर रहा है। उसका जो बात जो मैंने अभी बोली है दक्षिण कोरिया की, वीडियो के एंड में सारी चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे दक्षिण कोरिया कैसे निकल करके सामने आता है। अब मेरे साथियों, ये जो यूक्रेन और रशिया का टेंशन चला, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ना इसलिए पड़ेगा बिकॉज ये इसकी सारी दारोमदार इसी इवेंट के ऊपर टिकी हुई है। जब ये इवेंट हुआ, रशिया और यूक्रेन का आपसी तनाव शुरू होता है, उस समय पे डोनाल्ड ट्रंप एज ए गार्जियन ऑफ जेलेंस्की उभर करके सामने आते हैं। अमेरिकी सरकार ने जिस सेकंड हथियार देना भी रोक दिया था यूक्रेन को, बिकॉज अभी हालात यह है अमेरिका में कि एक शब्द बड़ा पॉपुलर हो चुका है, दैट इज कॉल्ड यूक्रेन फिटीग। मतलब यूक्रेन को लेकर के अमेरिकी जनता भी थक चुकी है, वहां के पॉलिटिशियन भी थक चुके हैं, और विचार यह है कि भाई अब 2022 से चल के 2025 में हम आ चुके हैं, अब तो कम से कम यार इसको मुक्ति दो या इससे मुक्ति लो। सीधी सरल बात है कि हम कब तक परेशान होंगे, कब तक हमारे फंड्स खराब होंगे। लेकिन सर
जो अपने आप को गार्जियन कह रहे थे, उन्होंने स्पेशल राइट्स का यूज किया और यूक्रेन को जो है वो हथियार देने का काम इन्होंने किया। चलिए सर, ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, और उसके बाद में नाटो में एंट्री होगी नहीं होगी, वो सारे बवाल अपनी जगह है, उसको हमने बहुत डिटेल में अलग अलग वीडियोस में कवर किया है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। लेकिन सर, इनका जिस तरीके से रशिया को काउंटर करना हुआ, उसके पीछे क्या लगता है? क्या सिर्फ बात यही है कि रशिया के अधिकारों की लड़ाई जो है वो माफ कीजिएगा, यूक्रेन के अधिकारों की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है? नहीं, अमेरिका अपनी जमीन बचा रहा है यूरोप में, अमेरिका नाटो की मजबूती के लिए काम करता है। लेकिन सर, वहां पे जो सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिसको बच्चा बच्चा जियोपॉलिटिक्स को समझने वाला जानता है, वो है सर पैसा, डॉलर। मतलब जो हथियार बिकेंगे, युद्ध होंगे तो हथियार बिकेंगे, हथियार की होड़ किसमें है? यूरोपीय देश या तो अमेरिका। मतलब कुल मिलाकर के जो वेस्ट है, वेस्ट वेस्ट है। इस लाइन को सर नोटिस करिएगा। तो हथियार बेच के बेनिफिट कमाने का 10% के कमीशन की बात हम बार बार बोल रहे हैं। तो जो भारत को सौदागर कह रहे हैं, सबसे बड़े सौदागर तो सर ये लोग हैं। अब ये आमने सामने जब आए तो इनके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न खड़ा यह होता है कि भाई, जिस तरीके से रशिया के ऊपर हमने सारे सैंक्शंस लगा दिए, रशिया को हमने स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, रशिया ने जो बाकी रास्ते अपनाए तो हमने उसके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ्स भी लगा दिए, रशिया का जो एक तरह से शैडो फ्लीट है, यानी जो वो जहाज जो अकाउंटिंग में नहीं है, ऑडिटिंग में नहीं है, उनके यूज के ऊपर हम बैन लगा रहे हैं। बस फिर उसके पास ये व्यवस्था बनती कहां से है कि वो इतने हथियार लेता है? तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ जची, क्योंकि ग्रिंगो का दिमाग किसी भी दिशा में जा सकता है। इनको यह समझ में आया कि भाई सीधा सीधा ठीकरा जो है वो हिंदुस्तान के माथे पे फोड़ दिया जाए। हिंदुस्तान के माथे पे फोड़ने के लिए ये ठीकरा, इनको एक ग्राउंड ये मिला हुआ था कि भाई आपने भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें शामिल नहीं किया, हमें क्रेडिट नहीं दिया। आप ये नहीं कहते कि ट्रंप आप महान हैं, आप ये नहीं कहते कि ट्रंप आप प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, आप ये नहीं कहते कि आपके लिए हम खड़े होंगे और बात बोलेंगे कि शांति का नोबेल मिलना चाहिए तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। सर, ये पर्सनल खुन्नस ने भारत को एक शिकार बनाया आर्थिक रूप से परेशान करने का, और घोषणा हो जाती है 25% एडिशनल टैरिफ की, जो कि कल की तारीख में यानी 27 तारीख को सुबह 9:15 बजे, 27 अगस्त 9:15 बजे से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। जब ये टैरिफ लागू हुए तो भारत के विदेश मंत्री ने, अब भारत के अदर जो हमारे ऑफिशियल्स, उन्होंने बहुत बार खुल के कहा कि भाई ये एक तरह से उनकी बेवकूफी है, नादानी है, क्योंकि जिस अपराध की हमें सजा दे रहे हो वो अपराध तो आप खुद करते हो, वो अपराध तो आपके बाकी दोस्त करते हैं। तो एक तरह से ये पार्शियलिटी है, ये वन वे आप चल रहे हैं, चलिए कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन रिसेंटली जब हमारे विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर रशिया के विजिट पे गए, तो वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव साहब के साथ में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां पे बड़ा खुल के इन्होंने कहा कि भाई देखिए, जहां तक बात हथियारों के खरीदने की है या पेट्रोल के खरीदने की है, तो पेट्रोलियम के सबसे बड़े बायर हम नहीं है, चाइना है। बाकी जो अदर एलएनजी या और गैसेस हैं, उसके लिए यूरोप के देश खरीदारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो हमने कवर किया था, आप आई बटन में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से नाटो के देश ही, जिसके अंदर हंगरी और रोमानिया, तो ये जो देश, माफ कीजिएगा, हंगरी और स्लोवाकिया, ये जो देश हैं, ये देश खरीदारी कर रहे हैं जो कि नाटो नेशंस हैं, और आप आरोप हम पे लगाते हैं। पर सर, बात ये थी, जो खुद के घर वालों की नहीं सुनेगा वो दूसरों की क्या सुनेगा? जिन सज्जन को आप यहां देख रहे हैं सर, इनका नाम है जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन अमेरिका के पूर्व राजनयिक या डिप्लोमेट यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं प्रतिनिधि के रूप में, और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। ट्रंप साहब से इनकी अच्छी दोस्ती भी हुआ करती थी। लेकिन जब इन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश की अमेरिका को, अमेरिका के हित में, कि साहब आप ये एक्शन मत लीजिए, क्योंकि आपके इन एक्शंस की वजह से इंडिया से भी आप तनाव पैदा करोगे, तो भारत निश्चित रूप से चाइना और रशिया की तरफ खिसक जाएगा, और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो कि भारत बना है अमेरिका का पिछले 20 सालों की मेहनत में, वो 20 सालों की मेहनत पानी में फिर जाएगी। लेकिन सर, बदले में क्या मिला? बदले में मिला एक जांच। और जांच कौन करेगा? एफबीआई, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप समझिए जैसे भारत में सीबीआई होती है। सीबीआई के अधिकारी सुबह सुबह पहुंच गए। समझिए इस तरह से कि 9 तारीख को ये खबर है और 22 अगस्त को इनके ऊपर जांच बैठा दी जाती है, और इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दे की जांच होती है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने सजा देनी शुरू कर दी है। तो सर, जो सगों का नहीं हुआ वो पराये का, दूसरे का तो क्या ही हो सकता है। खैर, यहां पे आशा उम्मीद करना गलत है। उनके भी पहले उन्हीं की पार्टी की नेत्री निक्की रंधावा हेली, जिन्होंने 5 अगस्त को यह बात बोली थी
कि भारत को वैसे पेट्रोलियम नहीं लेना चाहिए, बात तो ठीक है, लेकिन चाइना को क्यों बख्शा जा रहा है, क्यों उसको 90 डेज का आपने पॉज पीरियड दे दिया, उसके बाद में फिर एक्सटेंड करके 90 डेज के ऊपर आ गए, सोचने वाली बात है। लेकिन अभी हुआ यह है कि मैडम जो है ये पलट गई है, मैडम के ऊपर दबाव पड़ा होगा, कल परसों के बयान है कि भाई ट्रंप की बात को सीरियसली इंडिया को लेना चाहिए, इंडिया के भले में ये रहेगा। तो सर खैर इनके कहने से कुछ विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर के सनक एक थी कि वहां से आपको इंसल्ट फील हुई, आपने इस बात को अपना ईगो का पॉइंट बना लिया, और भारत के जो ऑयल वाला मैटर है कि आप रशिया से ऑयल खरीदते हो, आपने इस बात को हाईलाइट कर दिया। भारत ने, रणधीर जायसवाल साहब ने कई बार इसको बड़ा क्लियरली खुल करके बोला, हमने भी इसको कवर किया है कि भाई वास्तविक आईना देखो, तुम खुद यूएस से जो यूएस है वो रशिया से खरीदारी करते हो, इंपोर्ट करते हो, तुम उनको क्या डॉलर में पैसा देते नहीं हो क्या? और क्या वो जो डॉलर तुम पे करते हो क्या उससे हथियार नहीं आते? क्या सिर्फ भारत जो पे करता है उसी से हथियार आते हैं? तो ये दोगलापन सीधा सीधा सामने आ गया। अब जिन सज्जन को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, ये अमेरिका के वित्त सचिव हैं, जिनको आप इनको वित्त मंत्री भी हम कहते हैं। इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट बेसिकली वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो ट्रंप को सबसे ज्यादा बैक कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होने के लिए। अब यहां पे आप ये चीज समझिए कि स्कॉट बेसेंट ने दो तीन बातें कही कि भाई भारत के ऊपर लगेगा, चीन पे नहीं लगेगा। तो सवाल हुआ भाई ऐसा क्यों? तो ट्रंप ने तो कह दिया था कि यार मुझे तो नहीं पता ऐसा, इसके ऊपर हम क्या बयान देंगे, हम कुछ खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं क्या है। तो वित्त मंत्री उनके आगे आए और उन्होंने पक्ष रखे। उन्होंने जब इंडिया का पक्ष रखा, भाई इंडिया पे हमने क्यों लगाया, तो उनके पॉइंट्स को हमने कुछ पॉइंट्स पे कंक्लूड किया है। आप एक एक पॉइंट को पढ़िए। इन्होंने लिखा कि युद्ध से पहले, मतलब 2022 से पहले भारत का तेल आयात केवल 1% था। मतलब भारत अपनी जरूरत का जितना भी इंपोर्ट करता, विच इज अराउंड 85 to 90%, उसका सिर्फ 1% के आसपास रशिया से आया करता था। लेकिन युद्ध के बाद अचानक 42% तक पहुंच गया। ठीक है जी, बढ़ गया, वो तो प्रैक्टिकल है, बात सही है। और भारत ने रूस से 50 से 60 डॉलर बैरल पर तेल खरीदा, जबकि वैश्विक बाजार में कीमत कहीं ज्यादा थी। अब पॉइंट यह समझना होगा कि जिस तरीके से आपने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, पैकेजेस लगाए, तो 18th पैकेज को जब आप इंपोज कर रहे थे उस समय पे आपने रशिया के पेट्रोलियम की कीमत $60 की मैक्सिमम कैप लगाई हुई थी। तो भारत यदि $60 के बीच बीच में खरीद रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हमारे रिलेशंस थे, हम सस्ता खरीदे महंगा खरीदे। उसके बाद में जब आपने 18th पैकेज लगाया तो अप्रोक्स ऑफ $47 पर बैरल की रेट की आपने कैपिंग कर दी, और उसका खामियाजा भारत के नायरा एनर्जी को भी भुगतना पड़ा। कोई बात नहीं, आपका पॉइंट है। तीसरा, वो कहते हैं कि भारत ने इस तेल को रिफाइन कर पाकिस्तान, अफ्रीका और अन्य देशों को महंगे दाम पे बेचा, लगभग 16 बिलियन, 16 अरब डॉलर को अतिरिक्त लाभ कर लिया। इसीलिए इसको इंडियन आर्बिट्रेज यानी युद्ध का फायदा है, मुनाफा खोरी इन्होंने कहा। अब साहब जब ये मुनाफाखोरी का आरोप लगाया और कहा कि आप तो शांति प्रिय देश कहलाते हैं, लेकिन आपने युद्ध के माहौल से पैसा कमाने, आपने सरल भाषा में मैं शब्द प्रयोग करूं तो मुर्दाखोरी करने की कोशिश की, और मुर्दाखोरी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साहब समझ लीजिए, स्कॉट बेसेंट के कानों में बात जाए कि अमेरिका क्या खुद मौत का सौदागर नहीं है? अमेरिका के ये 20 देशों के कारनामे जरा देख लिए जाएं, जो आपको स्क्रीन पे भी आई बटन में दिख रहा है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका का वास्तविक चरित्र क्या है। लेकिन जो रशिया के इस वॉर की ड्यूरेशन में अभी जेलेंस्की घोषणा करके गए हैं कि भाई जो यूक्रेन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदेगा यूरो और अमेरिका से, जिसका पेमेंट यूरोपीय देश करेंगे। मतलब जो नाटो रूपी इन्वेस्टमेंट पैनल आपने बनाया है, जिसमें 66% के आप स्टेक होल्डर हो, वहां पे आप हथियार बेच रहे हो, और 10% का कमीशन, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कमीशन जो है आप कमा रहे हो अपने देश के लिए। तो सर मुनाफाखोर कौन, इंडिया या अमेरिका? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा। इसके बाद में अमेरिका की ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे बता दिया, और इसलिए अमेरिका ने भारत की आलोचना की और कहा कि भारत ने रूस को बचाया और खुद का फायदा उठा लिया। चलिए सर, ये इनका पॉइंट था। फिर पूछा जी जरा ये दिमाग लगा के बताओ चाइना के साथ में क्या सीन है। तो चाइना के लिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो ये कहते हैं कि भैया ये तो पहले से ही तेल खरीद रहा था। मतलब आप जहां पे 1% खरीद रहे थे, चाइना 13% खरीद रहा था, और युद्ध के बाद में वो बढ़ के सिर्फ 16% हुआ। सर इस बात को बहुत गौर और गंभीरता से समझने की जरूरत है कि कैसे आंकड़ों को घुमा फिरा के, ट्विस्ट करा के बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सर यहां पे चीजों को एनालिसिस करना आता है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हिंदुस्तानियों को कम ना समझे सर, थोड़ा समझ लें। हम जैसे नादान छोटे लोग ही समझ रहे हैं,
तो बड़े लोग तो इजीली पकड़ेंगे सर इस चीज को। तो 13 से 16%। तो ये बोला कि भाई इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ 3% का उछाल है। भारत का देखो 41% जंप कर गया। इसलिए चीन की स्थिति भारत से पूरी तरह अलग बता रहे हैं स्कॉट बेसेंट। और चीन ने मुनाफाखोरी आर्बिट्रेज नहीं किया। अमेरिका ने चीन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि चीन के साथ पहले से ही ट्रेड वॉर चल रही है और अमेरिका टकराव और नहीं बढ़ाना चाहता। स्पष्ट हुआ सर। अब इनके उस दोगलापंथी को खोलने का काम करते हैं। कैसे? कि ये दोगलापन इसलिए है क्योंकि भारत के उस कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने समझा नहीं या समझ करके जताया नहीं। तो क्या कह रहे हैं ग्रोवर साहब कि ये दोगलापंथी है? कैसे है? अब देख लीजिए सर, डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड नहीं बदला, इनको जो समझ में नहीं आया कैसे, कि आंकड़ों के अंदर आप देखिए कंट्री चाइना, परसेंट ऑफ द टोटल चाइनीज ऑयल इंपोर्ट्स दैट कम फ्रॉम रशिया, मतलब चाइना जितना इंपोर्ट करता है उसमें से रशिया से आने वाला हिस्सा इज 16%, जो कि पहले 13% हुआ करता था। बिल्कुल स्कॉट बेसेंट ने बात सही कही। भारत का 42% वर्तमान में है, पहले 1% के आसपास हुआ करता था। मतलब समझिए कि भारत की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे को 100 लीटर तेल चाहिए, 100 लीटर में से 85 लीटर जो है वो हम बाहर से खरीदते हैं। उस 85 लीटर का कितना हिस्सा रशिया से खरीदा, ये वो बात यहां से हो रही है। चलिए सर, लेकिन एग्जैक्ट डेटा पे गौर करो, 16% खरीद के भी ये रशिया के टोटल पेट्रोलियम का 47% परचेज कर लेता है। रशिया की दुकान में यदि 100 लीटर तेल पड़ा है ना सर, मायना तो ये रखेगा। इससे क्या मतलब है भाई? पैसा रशिया को इसका मिलना है। आपके परसेंट से रशिया पे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी डिमांड यदि 10 करोड़ लीटर की है और आपने 100 लीटर खरीदा, मेरी डिमांड अगर 100 लीटर की है, मैंने 50 लीटर खरीदा, तो मुझे तो आप फांसी पे लटका दोगे जी, आपने पूरा 50% उससे खरीद लिया। लेकिन मात्रा देखो सर, क्वांटिटी, क्योंकि पैसा परसेंट का नहीं मिलता, पैसा क्वांटिटी का मिलता है। क्योंकि 47% ऑफ रशिया टोटल क्रूड एक्सपोर्ट, आंकड़े कहां कहां है उसका रेफरेंस भी लिखा है। मतलब रशिया की दुकान में 100 लीटर पेट्रोल है ना सर, तो 47% क्रूड ऑयल, 47 लीटर अकेला चाइना खरीद रहा है, और जबकि इंडिया खरीद रहा है टोटल प्रोडक्शन का 38%। अब आप इससे कंपेयर करोगे, 1% से 42 चले गए, ये 13 से 16 है, तो लेकिन भाई देख हम 38 पे हैं, ये 47 पे है। ज्यादा पेमेंट कौन दे रहा है? इंडिया या चाइना? सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली चाइना, क्योंकि तेल ज्यादा खरीद रहा है। तो पेमेंट जो जा रहा है, तो भारत के पेमेंट से हथियार ज्यादा आएंगे या चाइना के पेमेंट से हथियार ज्यादा आएंगे? लेकिन सर है क्या समस्या? यह है कि दुम कहीं और पैर के नीचे दबी हुई है, भौंक नहीं सकते, काट नहीं सकते, तकलीफ ज्यादा है। अब सर हुआ क्या? चाइना पे इतने दिन से तो चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन सर अचानक से यहां पे माहौल इन्होंने बना दिया। अब ये सारी स्थितियां जब हम क्लियर कर रहे हैं कि भैया ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ग्रिंगो को समझ में नहीं आता। ग्रिंगो को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि यह बंदा समझना नहीं चाहता। फाइट यहां ईगो की है, और एक सर, मतलब उम्र का सर तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इनसे ज्यादा उम्र वाले लोग समझदार पाए जाते हैं। इनके साथ में मसला कुछ और है। अब साहब इंडिया की बात, इतनी बात होने के बावजूद क्या ये क्लियर नहीं है? उसके बावजूद कल 27 अगस्त को सुबह 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:31 पे ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। अब यहां पे आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, ये एक लेटर इशू होता है। इस लेटर के टाइटल को थोड़ा सा देखिए गौर से। नोटिस ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एडिशनल ड्यूटीज ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया परसुएंट टू द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329, ठीक है, वो ऑर्डर जो निकाला था, एड्रेसिंग थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। मेरे दोस्तों पूरी सूची बना करके बता दिया, इन चीजों पे लग जाएगा टैरिफ। भारत में थोड़ा सा माहौल आर्थिक रूप से तनाव में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी निर्भरताएं ज्यादा वहां हो चुकी हैं। लेकिन सर बैसाखी छूटेगी तो खड़ा होने का मौका मिलेगा। अपने पैर जिस दिन खड़े होंगे उस दिन एसओ की जरूरत हमें नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने कहते ना कि भाई यहां पे हमने कुछ अनुभव लिया है, कुछ चीजें खराब हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत से ज्यादा चीन है, पर चीन के सामने बोलने की इनकी इतनी हिम्मत हुई नहीं। बदले में क्या हुआ? बदले में यह हुआ, भारत और चीन करीब आए। भारत और रशिया की जो एक नैसर्गिक मैत्री, एक शब्द ध्यान रखिएगा सर, नैसर्गिक मैत्री जो चली आ रही थी, जिसमें कुछ हद तक की दूरियां हल्की हल्की बनना शुरू हुई,
वो भी साफ हुई और दोस्ती फिर से चमक करके सामने आ गई। तो ये प्रभाव है उन टैरिफ वॉर का जो ये लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो वर्तमान में ब्रिक्स की डिमांड है, वर्तमान में न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर की डिमांड है, ये ट्रॉइका, ये त्रिकोण जिसे हम RIC कहते हैं, वो अपने स्तर पर डेवलप होना शुरू हो चुका है। इन सब का श्रेय जो जाता है मूल रूप में वो एक व्यक्ति को जाता है, वो है सर्गेई लैवरोव, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत समय पहले से प्रयास शुरू कर दिए थे। और हमारे चैनल के सबसे पुराने वीडियोस में से इनका वो वीडियो देखिएगा जरूर से, लगभग 20 मई के आसपास में हमने इनको उस पॉइंट को रिपोर्ट किया था, आपको पसंद आएगा, जरूर जाके देखिएगा। तो साहब अब क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये बात शायद हम बार बार बोलते हैं आप चाइना के लिए बोल नहीं रहे, चाइना के लिए बोल नहीं रहे, थोड़ा सा मन पे कंट्रोल तो रखा लेकिन ज्यादा कंट्रोल रख नहीं पाए। क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि चाइना से बैक टू बैक चैलेंज मिल रहे हैं। अब ईगो की फाइट आके टिक गई। अब ईगो की फाइट को कहां तक रोकेंगे, कितना रोकेंगे? बहुत सारी जो डिपेंडेंसी क्रिटिकल कैटेगरी के जो टेक्निकल चीजें हैं जो चाइना इनको एक्सपोर्ट करता है, तो आज की डेट में अगर ये चाइना से दूरी बढ़ा ले डोनाल्ड ट्रंप, तो इनको दूसरे सप्लायर मिलना मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के चाइना ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है, जिसके पीछे वो उनसे नेगोशिएट कर रहा है। मामला सर ठीक ठीक चलता रहा। जेडी वेंस का स्टेटमेंट, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, आपको पढ़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि चीन का मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते कई और मुद्दों पर भी असर डालते हैं। तो जब ये बात आती है कई और मुद्दों पर, तो ये बात स्पष्ट कर देती है कि आपके आर्थिक संबंधों के साथ साथ में कुछ एडिशनल ऐसी चीजें हैं जिनके दबाव में अमेरिकी सरकार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से है। इसीलिए जब अर्थव्यवस्थाओं के विकास की बात होती है तो प्रोडक्शन को बहुत सॉलिड करने की प्लानिंग होती है, कि जिस देश का प्रोडक्शन सॉलिड होता है उस देश की मोनोपोली बहुत सारी चीजों में खड़ी हो जाती है, और चाइना ने वो कर लिया है। आगे ये लिखते हैं कि जिनका रूस से कोई संबंध नहीं है, मतलब ये खुद ही क्या करते हैं ना कि वो किसको पास करना किसको फेल करना मास्टर जी के हाथ की बात है। इसको पास कर दो, इसको फेल कर दो। ये मेरे को का नमस्ते किया था, इसे नमस्ते नहीं किया, चलो इसको बाहर कर दो। तो ऐसा कुछ खेल तमाशा यहां से चल रहा है। तो जब ये हाईलाइट करते हैं रूस से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब यह है ये दिखाना चाहते हैं कि रशिया से होता तो शायद हम कुछ करते। भाई 47% टोटल ऑयल का वो इंपोर्ट करता है, वो आपको नहीं दिखा। कितने नंबर का चश्मा लगेगा जेडी वेंस को, कमेंट बॉक्स में बता देना। इसलिए ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने को लेकर सोच विचार कर रहे हैं, जब उन्हें सही लगेगा तो फैसला करेंगे। ठीक है सर। अब भाई साहब ट्रंप को सही लग गया, ट्रंप जोश में आ गए। अभी अभी नए नए राष्ट्रपति बने लीजे मैंग, जो कि दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं, यात्रा पर गए थे। साथ बैठे बैठे चीन की चर्चा शुरू हो गई। और चीन की चर्चा शुरू हो गई तो साहब के मुंह से निकल पड़ा, क्या निकल पड़ा? इन्होंने कहा जो शब्दों की वैल्यू से बोलते ना कि शब्दों की बहुत वैल्यू होती है, डेड हैंड, जो कि रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने शब्द प्रयोग कर दिया था, उसको बड़ा भारी बवाल काटा था कि शब्द की बड़ी कीमत होती है। तो चलो देखिए सर, वो कहते हैं कि भाई 200% तो लगाऊंगा चीन पे टैरिफ, और मेरे पास ऐसे कार्ड है, मतलब मेरे पास ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे उपाय हैं, ऐसे निर्णय हैं, यदि मैं वो ले लूंगा, वो पत्ते खोल दूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा। अब चीन को बर्बादी की धमकी है कि चीन को बर्बाद कर देंगे। 200% टैरिफ का तो अलग से बात है ही है। खबर पूरी पढ़ी जाए तो सर बड़ा क्लियर हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा अगर चीन अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में मैग्नेट यानी चुंबक की सप्लाई नहीं की तो उसके आयात पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है। तो सर ये जो मैग्नेट की बात हो रही है ना, ये रेयर अर्थ मिनरल्स की बात है। ये वो मैग्नेट उसी से तैयार हो रहे हैं। अब इससे इसका एविएशन सेक्टर, इसका डिफेंस सेक्टर, इसका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसका ईवी सेक्टर, सारे सेक्टर के ऊपर सर काले बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इसका 90% होल्ड पूरी दुनिया में अगर है तो वो चीन के पास है। भारत भी इस चक्कर से परेशान रहा है। और अभी जो हाल ही में जो चाइनीज विदेश मंत्री वैंग यी की जो यात्रा हुई भारत में, उसमें इस मुद्दे के ऊपर सॉर्ट आउट कर लिया गया कि भाई हम फर्टिलाइजर और ये रेयर अर्थ मिनरल वगैरह और ये जो टनल बोरिंग मशीन्स वगैरह का काम आप वापस शुरू करते हैं, आपको ये चीजें प्रोवाइड हम कराएंगे। और अभी हाल ही में आपको पता हो तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात की जानकारी देश को दी कि लगभग 1200 जगह के ऊपर भारत में भी रेयर अर्थ मिनरल्स का को तलाशा जा रहा है, उसकी संभावनाओं के प्रयास हो रहे हैं कि जिससे हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी आत्मनिर्भर हो जाएं। अब मेरे दोस्तों देखिएगा सर,
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि वह चीन के साथ बेहतर रिश्ता चाहते हैं। ठीक है जी, लेकिन व्यापारिक तनाव अभी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापार विवाद में वॉशिंगटन मतलब अमेरिका की स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो सर खुद की तारीफ करने में तो लगता ही क्या है, सबसे आसान काम होता है, क्योंकि जीभ जो होती है इसमें हड्डी तो होती नहीं है, तो किस भी दिशा में बोल सकती है। ट्रंप ने कहा तो चीन बर्बाद हो जाएगा, बाकी सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। तो यहां पे ऐसे कौन से कार्ड अमेरिका के पास में हो सकते हैं जो वो खेल सकता है, और यहां पे चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी सर, उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार है। तो जिन रेयर अर्थ मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं वैसे स्क्रीन के ऊपर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। मेजर में समैरियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्प्रोसियम है, ल्यूटोटेटियम है और स्कैंडियम है और यट्रियम है। मेरे दोस्तों ये 7 मेजर मिनरल्स हैं जिनकी डिमांड अमेरिका में अटकी हुई है और चाइना ने इनको फंसा दिया है। तो इन सब के बीच में एक आंकड़ा निकल के आता है जो ट्रंप के यानी अमेरिकी सरकार के बड़े गुस्से का कारण है, वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब यह हुआ आयात और निर्यात का संतुलन, जो कि अमेरिका के विपक्ष में है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के लिए दैट इज 36.8 लाख करोड़ रुपीस, 36.8 लाख करोड़। वहीं पे अमेरिका का एक्सपोर्ट मात्र 12 लाख करोड़, तो अप्रोक्स 3x का ये डिफरेंस है। आपको पता होगा इसी ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करने के लिए अभी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ी गुहार लगाई थी और ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट भी कर दिया था कि चाइना को चाहिए कि अमेरिका से जो सोयाबीन है वो 4 गुना खरीदना शुरू करे। हमें उम्मीद है कि हमारे जबरदस्त किसानों का जबरदस्त सोयाबीन वो खरीदेंगे, हम ऑन टाइम डिलीवरी देंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन सर इनको यहां पे धूल चटा के गया उनका पड़ोसी, दक्षिण अमेरिका पड़ोसी हो गया ब्राजील। लूला डिसिल्वा की ट्रेड बहुत जबरदस्त है और चाइना बहुत बड़ी तादाद में ब्राजील से ही सोयाबीन खरीद रहा है। तो सर ये हर स्थिति में आजमाना चाहते हैं अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार, क्योंकि व्यापारी राष्ट्र तो यही करेंगे। तो मूल इनकी समस्या ये है। अब बात आती है सर, जब ये आए थे मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगा दिया था। बाब ये मेक अमेरिका अलोन बना रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा था। ये नारा लगा उसी के टाइम पे इन्होंने एक नारा लगाया था 24 घंटे में मैं यूक्रेन रशिया वॉर रुकवाऊंगा। क्या रुका? नहीं रुका। बदले में हुआ क्या? रशिया मजबूत हुआ। रशिया मजबूत किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ कि भारत और चीन जो कि एक आपसी जिसको हम कह सकते हैं कि तनाव के दौर से गुजर रहे थे, वो दोनों देश बहुत हद तक नजदीक आए और उनकी नजदीकी ने रशिया को बल दिया। और आप देखिएगा इस पूरे वॉर में जो 2 देश इसके सबसे ज्यादा पेट्रोलियम को परचेज किया और उसको पैसा दिया, स्वाभाविक बात है भाई खरीदारी होगी कोई चीज की तो पैसा दिया जाएगा, तो एक चीन है और एक भारत है। ये लेफ्ट एंड राइट हैंड बने और इसकी आरआईसी के ट्रॉइका से भारत को बेनिफिट ये हुआ कि हम इसको बोलते हैं ना कि चोर का चेहरा सामने आ गया और हम वास्तव में हमारी जड़ों की तरफ मूव किए, क्योंकि रशिया से बेहतर दोस्त आज तक इतिहास में भारत के संबंध में इस आधुनिक विश्व में को प्रमाणित नहीं हुआ है। और अपने पड़ोसी से यानी चाइना से संबंधों के अच्छे होने की शुरुआत एक शुभ संकेत है। जब ये आरआईसी की मजबूती निश्चित रूप से ब्रिक्स की मजबूती है और ब्रिक्स की मजबूती ढहते हुए यूएस एम्पायर की मतलब ईयू हो, G7 हो या फिर वो नाटो हो या अमेरिका की कोई और ग्रुप वगैरह ये बनाए, ब्रिक्स का पावरफुल होना डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट डेवलप करेगा, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डेवलप होगी। जो ये इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवादी आर्थिक साम्राज्यवाद को उन्होंने विकसित करने का प्रयास किया वो निश्चित रूप से कमजोर पड़ेगा। इस सारी स्थिति का लाभ भारत को मिलना तय है। अब सर मुद्दे की बात यह है कि भाई आखिर में अब चाइना की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात होगी। आपके क्या विचार हैं? चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और क्या अमेरिका के वास्तव में उल्टे दिन आ चुके हैं? अब क्या अमेरिका ने वाकई में एक गलत जगह अपना हाथ जो है वो डाल दिया है? क्या डसा जाएगा? कमेंट सेक्शन ओपन है। क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा आपके साथ में किसी और वीडियो में, तो ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।